हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 या पॉलिटी का है, जिसका पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम पार्ट थर्ड में और सभी टॉपिक को कवर अप करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा। अल्पसंख्यक के दर्जे के बारे में बात की गई है। कहाँ संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कोई वर्णन नहीं किया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकार के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नियुक्त किए जाने का उपबंध किया गया है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में और 350 बी में इसका वर्णित किए गए हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के दर्जे के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन से हैं? टीएमए पाई बना मामले में 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, ना कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर। और दूसरा जो कानून आया था, न्यायिक निर्णय आया था, केरल शिक्षा विधेयक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर पर की जानी चाहिए। ये इसके संबंधित में न्यायिक निर्णय दिए गए थे। तो हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बनाया गया है। अल्पसंख्यक के बारे में पहला तो इसका पॉइंट है कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं है। दूसरा, आर्टिकल 29 और 30 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक के तौर पर इसको अधिकार दिए गए हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 आया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 में बनाया गया। सरना धर्म के लिए मांग। यह झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों में विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाले जनजातियां सरना धर्म का पालन करती हैं। यह प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है। सरना धर्म की मांग किस किस राज्यों में उठी? झारखंड, उड़ीसा, असम सहित 5 राज्यों में जो प्रकृति पूजा पर आधारित है। अनुच्छेद 370 और 335 को हटना। यह 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 335 के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास डोमिसाइल नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। मतलब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तथा अनुच्छेद 35 में जम्मू कश्मीर को अधिवास के नियमों को परिभाषित किया। अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह था कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। साथ ही 35A अपने आप समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित करने तथा उन्हें रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि के विशेष अधिकार देने के लिए पूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख विधानसभा के बिना। यानी जो 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हुए। इसमें 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है और 35A अधिवास डोमिसाइल के नियमों को परिभाषित करता है। यह 2019 में लागू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पुनर्गठित किया गया था। इसमें 370 को समाप्त करने के प्रमुख प्रभाव क्या है? जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का पूर्णतः लागू होना, रणवीर दंड संहिता, जम्मू कश्मीर के लिए अलग दंड संहिता के स्थान पर आईपीसी का लागू होना, जम्मू कश्मीर का कोई अलग ध्वज नहीं, जो ये पहले थे उन सबको समाप्त किया गया।
अब आता है सुर्खियों में रहा अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। क्या कहता है कि ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन प्रवर्तनीय होगा। यह जो अनुच्छेद 142 किस लिए चर्चा में रहा, क्योंकि राजीव गांधी के हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया उसके संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(5) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा आपसी सहमति से निर्णय दिया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 145(5) के अनुसार किसी भी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145(5) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि इस खंड पर कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीश को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोकती है। यह अनुच्छेद 145 के बारे 5 के बारे में बताता है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। अब इसके आगे के टॉपिक को कवर अप करते हैं, जिसमें दूसरा आता है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पहले नंबर देखते हैं। यह किस किस आर्टिकल में आता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता होगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 58 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो अनुच्छेद 52 है जो इसमें भारत के एक राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता, 56 में कार्यकाल 5 वर्षों का होगा तथा 57 में राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, 58 में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या पात्रता रखता है उसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में पहले से ही पूर्ण कर लिया हो उसके संदर्भ में बात करता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका पद रिक्त होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के तहत इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कार्यकाल समाप्ति से पहले पूरा किया जाने का प्रावधान है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव तब किया जाएगा जब कार्यकाल समाप्ति के कुछ दिन शेष हो, उसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या होते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन सदस्य होता है। पहला तो ये कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें अग्रलिखित शामिल नहीं है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य।
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा हासिल करना होता है। यह कोटा डाले गए कुल वैध मतों का 50+1 होता है। दल बदल विरोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। इस प्रकार निर्वाचित दलगत आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। क्या कहता है अनुच्छेद 324 कि भारतीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। संसद सदस्य के वोट का मूल्य क्या है? एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर। 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोट का मूल्य 708 निर्धारित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनाव में 708 से घटाकर 700 हो गया था। भारत के संबंधित तथ्य, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। हमने अभी अनुच्छेद 62 तक देखा था। और उपराष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 63 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 68 उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। किस किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 में निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और 67 में 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। और 68 में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन होगा। 63, 64, 66, 67, 68 5 आर्टिकल। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से माध्यम से होता है। इसे संसद के एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। पहला, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है। ऐसे चुनाव में गुप्त मतदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में घोर अव्यवस्थित या नियम विरुद्ध है, तुरंत सदन से बाहर करने जाने का निर्देश देने का अधिकार है। यह राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि वह अनुच्छेद 63 के द्वारा दूसरा देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है और यह से संसद के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किसी भी सदस्य को निर्देश देने का अधिकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में देखते हैं। सुर्खियों में क्यों रही? हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि AG पेरारिवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। इसमें क्या कहा गया इस केस में कि क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस दावे को अस्वीकार कर दिया था। राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155, 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को पद छोड़ना होता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मतभेद होने पर राज्यपाल और केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर कर सके। इसमें मतभेद होने पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।
अब राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की तुलना हम देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला, किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में, कोर्ट मार्शल या सैन्य न्यायालय द्वारा किया गया दंड या सजा के मामले में और मृत्युदंड के मामले में। और इसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें 2 मामले में वह राष्ट्रपति से अलग है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। अब इसकी क्षमादान की शक्तियों में क्या क्या शामिल है? क्षमा, राष्ट्रपति के में क्षमा, इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है तथा अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण या कम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। परिहार, रेमिशन, सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। विराम या रिस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। प्रिविलंबन, रिप्राइव, किसी सजा या विशेष का मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं। 5 शक्तियाँ दे दी जाएंगी या 4 दे दी जाएंगी या और कम दे दी जाएंगी, जिसमें 1 2 2 3 3 कर 4 करके ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। राज्यपाल के पास राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ, प्रबलंबन, विराम या परिहार अथवा निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अब आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? केरल विधानसभा ने केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। केरल विधानसभा के द्वारा केरल लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त की पृष्ठभूमि। लोकपाल लोकायुक्त पद की रचना LM सिंघवी ने की थी। किसने की थी? LM सिंघवी ने। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसका सबसे पहले प्रयोग प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में किया गया था। 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया। मतलब 1966 में इस रिपोर्ट आई थी और फिर कब यह अधिनियम अधिसूचित किया गया? 2013 में। 2014 में किया गया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। यह संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त जैसे संवैधानिक निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। पहला है कि यह संघ के लिए लोकपाल होगा और राज्यों के लिए लोकायुक्त। इसका उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच करना है। इसका उद्देश्य क्या है? कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों की जांच करना है। लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष है। लोकायुक्त केंद्रीय लोकपाल के राज्य स्तरीय समकक्ष होता है। कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना कर ली है। उदाहरण के लिए 1971 में महाराष्ट्र ने और 1999 में केरल में, यानी लोकायुक्त की इसके नियम लागू होने के पहले ही महाराष्ट्र और केरल में पहले ही इसकी स्थापना कर ली जा चुकी थी। इस अधिनियम का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में है। यह भारत में तथा भारत के बाहर भी लोक सेवकों पर लागू होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताएं और उनका विवरण देखते हैं। विशेषताओं में पहली है संरचना। लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोकपाल से संबंधित कई क्वेश्चन अभी आए भी हुए हैं और आने की संभावना भी है, क्योंकि ये अभी सुर्खियों में आया हुआ है। इसमें लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे, 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं में होंगे। क्या होगा इसमें? 50% न्यायिक सदस्य शामिल होंगे और 50% कौन से होंगे? SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं इसमें शामिल होंगे। इनके कार्यकाल के बारे में, अध्यक्ष और सदस्यों की 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब इसे 70 वर्ष की 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु के तक के लिए नियुक्त किया जाता है। चयन समिति, अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं उन्हें एक चयन समिति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? देखिए, पहला प्रधानमंत्री जो इसका अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके चयन लोकपाल या लोकायुक्त में चयन समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। पहला तो प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति और प्रतिष्ठित न्यायविद समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित शामिल होंगे। 2013 के लोकपाल अधिनियम के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करनी होगी जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के इच्छुक हैं। इनके लिए बात कही गई है। संपत्ति की जब्ती में भ्रष्टाचार के मामले में अर्जित संपत्ति की जब्ती की जाएगी, भले ही इससे संबंधित मुकदमा लंबित हो। पूछताछ व जांच के लिए समय सीबीआई द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया है। सीबीआई के लिखित अनुरोध पर लोकपाल द्वारा 6 महीने की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई के संबंध में सख्ती, लोकपाल को इस अधिनियम के तहत उसके द्वारा जांच के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में सीबीआई पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्ति होगी। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए लोकपाल की मंजूरी आवश्यक होगी। लोकायुक्त के संबंध में इनके कार्य का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी और कुछ निजी संस्थाओं तक होगा। पद से हटाने की प्रक्रिया में लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के कम से कम 100 सदस्यों सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है? यह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, ग्रुप ए, बी, सी, डी अधिकारियों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों तक विस्तृत है। कोई भी संस्था या ट्रस्ट या निकाय जो 10 लाख रुपए से अधिक का विशेष योगदान प्राप्त करता हो। यह लोकपाल और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार है। यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि केरल विधानसभा में केरल लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया और सबसे पहले इसमें 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना कर चुके थे और 1999 में केरल में, और इसके प्रावधान है। अब संसदीय समितियों के बारे में पढ़ते हैं। सुर्खियों में क्यों रही? राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इसमें क्या है कि राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल के बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सबसे पहले तो राज्यसभा के सचिवालय के मुख्य कार्य क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका राज्यसभा को सचिवालयीय स्तर मदद और सहायता प्रदान करना, राज्यसभा को सचिवालयीय स्तर की मदद एवं सहायता देना। दूसरा, संसदीय समितियों को सेवा या अन्य सहायता प्रदान करना, और राज्यसभा के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के रिकॉर्ड को प्रकाशित करना। एक तो रिकॉर्ड को प्रकाशित करना, इसमें संसदीय समितियों को सहायता देना और तथा इसे सचिवालय स्तर की मदद प्राप्त करना। इससे संबंधित तथ्य कौन से हैं? राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। राज्यसभा के सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग स्तर पर अलग सचिवालय स्तरीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वह राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। संसदीय समितियां क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। संसदीय समिति का अर्थ संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति से है जिसे संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है। अर्थ क्या है? संसद के सदस्यों से बनी एक ऐसी समिति जिसके द्वारा संसद द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है, जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। यह समिति सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। संसदीय समितियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रिटिश संसद से। संसदीय समितियों को अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त है। उसमें क्या संसदीय समितियों का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 98 में
और यहाँ पे संसदीय समितियों में अपने अधिकार से संबंधित 105 और 118। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेष अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की अधिकार देता है। 105 सांसदों के विशेष अधिकार और 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। संसद संसदीय समितियों की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद को यह सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसदीय संविधान में इन समितियों का उल्लेख अलग अलग स्थानों पर किया गया है। हालांकि उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। इन सभी मामलों में दोनों सदनों के नियमों द्वारा निपटाया जाता है। अब संसदीय स्थायी समिति के क्या उद्देश्य हैं, इसमें देखते हैं। पहला उद्देश्य वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना। क्या है? वित्तीय विवेक को सुनिश्चित करना। प्रासंगिक हितधारकों के साथ भागीदारी करना। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विपक्ष को बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करना। और चौथा है गैर पक्षपात पूर्ण तरीके से विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखना। अब संसदीय समितियां कौन है, क्या है, इस के बारे में देखते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक स्थायी समिति होती है, एक तदर्थ समिति होती है। स्थायी समिति में इनकी प्रकृति स्थायी होती है, इनका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं। स्थायी समितियां जो होती हैं इनकी प्रकृति तो स्थायी होती है, लेकिन ये समय समय पर तय की जाती हैं तथा इनका नियमित आधार पर ये कार्य करती हैं। तदर्थ समितियां, इनकी प्रकृति जो होती है वह अस्थायी होती है। ये समितियां सौंपे गए कार्य को पूरा करने में समाप्त हो जाती हैं। जब कोई कार्य करने के लिए समिति को गठित किया जाता है तो वह कार्य पूरा होने पर समिति को समाप्त कर देते हैं। अब आती है स्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां हैं, जिसमें वित्तीय समितियां, संवीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियां, मंत्रालय विभागों से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां, जांच पड़ताल करने वाली समितियां, हाउस कीपिंग समितियां अथवा सेवा समितियां, सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका पार्ट 4 जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।